नमस्ते छात्रों। आज हम एक साहसी यात्रा वर्णन देख रहे हैं जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जिसके रचनाकार या जिन्होंने वास्तविक ये यात्रा की उन्होंने ही अपने अनुभव इस यात्रा में बताए हैं। तो देखते हैं उस रचनाकार का नाम बचेंद्री पाल, जिनका परिचय हम संक्षेप में देखते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो छात्रों, इस प्रकार की एक साहसी कथा जो हम आज देख रहे हैं जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। निश्चित ही जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत चढ़ने वाले होते हैं, उनके क्या क्या अनुभव आए हैं या जो आने वाले समय में अपना साहस को कैसे बढ़ाए, तो देखते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो चलिए छात्रों, बचेंद्री पाल जी जो अपने अनुभव बता रही है यात्रा वर्णन में, साहसी यात्रा वर्णन में हम देखते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान किसी के लिए किसी कार्य की प्रतिबद्धता यानी अभियान होता है। दल यानी समूह। और काठमांडू छात्रों शहर है जो नेपाल की राजधानी वाला शहर है। हम हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। एक मजबूत ठोस अगुवाई करने वाला दल पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप का अर्थ छात्रों याद रखना आधार शिविर, जहां पर हम आराम आधार ले सके। पहुंचने से पहले दुर्गम जहां जाना कठिन हो, हिमपात हिम का गिरना, देखो जहां हिम गिर गया है ऐसे कठिन रास्ते को साफ कर सके, ऐसा अग्रिम दल वहां पहुंच गया था। आगे छात्रों, नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों में होते हैं। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर और यहाँ के गांव में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था। नमचे बाजार में ज़्यादातर जो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वो यहीं रहते हैं, जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा बारीकी से देखा। छात्रों, एवरेस्ट पर्वत के बारे में बता दूं, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। इसे मैंने बारीकी से देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। देखो छात्रों, आगे देखते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। एवरेस्ट को बारीकी से गौर से यानी ध्यानपूर्वक देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, यानी जिस प्रकार फूल छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा एक बर्फ का गोला जो फूल, उसे प्लूम कहते हैं, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। पर्वत शिखर पर कोई ध्वज लगा गया ऐसा हुआ लहराता दिखाई देने लगा। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। और जो प्लूम बना था, यह बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के पास, पर्वत के शिखर, यह दृश्य का अर्थ नजारा, शिखर की ऊपरी सतह, ऊपरी हिस्से पर, ऊपरी भाग के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से
हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तेज हवा से सूखा, सूखा यानी शुष्क बर्फ, जिसमें पानी की मात्रा कम, ऐसा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। जो ध्वज था, प्लूम था, यह 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक ज़्यादा लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। दक्षिण पूर्व पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना, ऐसे तूफान, तेज आंधी तूफान का अर्थ, इन्हें सहन करना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। खराब मौसम जो अनुकूल न हो, मौसम का अर्थ वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वातावरण, यह विशेषकर खराब में बहुत झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, काफ़ी यानी पर्याप्त। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। फिर भी मैं एवरेस्ट पर्वत के प्रति, चढ़ाई के प्रति मैं आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। कठिनतम, जो आसानी से न मिले, जो आसानी से न हो, उसे कठिनतम कहते हैं। चुनौती यानी पूरी तरह से चैलेंज जिसे हम कहते हैं, हिंदी में आह्वान कहते हैं, इन्हें सामना करना, सामना यानी मुकाबला करना चाहती थी। आगे देखो छात्रों, जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। देखो, हिमस्खलन, बर्फ का गिरना, बर्फ के गिरने के कारण एक वहाँ का शेरपा कुली जो हमारे लिए सेवक के रूप में था, उसकी मृत्यु का समाचार मिला, खबर मिली। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, और खुम्भू हिमपात, जगह का नाम खुम्भू है, वहाँ पर हिम का गिरना, हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी बर्फ की पहाड़ी थी, वह खिसकने से उसकी मृत्यु हो गई। लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लोत्से जगह का नाम है, उस ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, नीचे पूरी तरह से खिसक गई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई। 16 शेरपा कुली, उस वहाँ के रहने वाले दास जो 16 है, उस दल में से एक की मृत्यु हो गई और उसमें से 4 घायल हो गए, जख्मी हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर, अवसाद का अर्थ निराशा, दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, नेता है अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले नेता का अर्थ, उनका नाम कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कभी खतरों को मोल लेना होता है, कभी मृत्यु भी आसानी से स्वीकार करनी होगी। उपनेता प्रेमचंद, इसके बाद के दूसरे नेता उपनेता जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिच लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। पहली बाधा खुम्बू हिमपात जो कठिन था, बाधा यानी रुकावट, इसे ज्ञात कराया, अवगत यानी। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर, हिम का गिरता उसके ठीक ऊपर बनाया है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है, और वहाँ तक का रास्ता जो चढ़ाई का एकदम साफ किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर, उन्होंने यह भी बताया जहाँ पर जाने के लिए पुल बनाए हैं, पुलिया, रस्सियाँ बांधकर, कई जगह रस्सियाँ बांधी है तथा झंडियों से, छोटी छोटी झंडियाँ लगाई है, जहाँ से चढ़ने के लिए रास्ता चिन्हित किया है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। सभी कठिन जो है, जायजा का अर्थ अनुमान लेना, लगाया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। उन्होंने कहा ग्लेशियर का अर्थ ही है बर्फ की नदी। कभी कभी नदियाँ होती है और उसमें बहुत सारा बर्फ जमा होता है,
तो वो ग्लेशियर कहते हैं छात्रों। और बर्फ का गिरना अभी जारी है, जारी का अर्थ। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए हिमपात में हिम गिरने के कारण अनियमित, जो नियमित न हो, और अनिश्चित, कोई निश्चय नहीं है, बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। अभी तक जितनी हमने चढ़ाई की वह बेकार हो सकती है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। आगे देखो छात्रों, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। आधार शिविर, बेस कैंप, छात्रों याद रखना, समझने के लिए कभी कभी ऐसे शब्द जरूर याद रखने चाहिए। जो आधार शिविर में पहुंचने के पहले हमें एक खबर मिली कि किसी की मृत्यु हो गई है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। रसोई सहायक की मृत्यु होने के कारण छात्रों सवाल आ सकता है, जलवायु अनुकूल, वहाँ का वातावरण पोषक न होने के कारण। जलवायु यानी वहाँ की प्रकृति, वहाँ का वातावरण, कारण लिखने के लिए आ सकता है छात्रों। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, और जो रसोईया था, खाना बनाने वाला, उसकी मृत्यु होने के कारण हम आशाजनक स्थिति में, उम्मीद वाली स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। बचेंद्री पाल बता रही है, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी यानी अंतर से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियां, इसके अन्य हिस्से, पर्वत श्रृंखला को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की का अर्थ है छात्रों हैरान होकर खड़ी रह गई, और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। और इन पर्वतों की ऊंचाई से बर्फीली प्रदेश में बहने वाली टेढ़ी मेढ़ी, जो तिरछी नदियों को मैं देखती रही। निहारना का अर्थ देखना। आगे देखो छात्रों, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात वहाँ का पर्वत है, पर्वत में, और वह भी पूरी तरह से बर्फीला। वहाँ पर तो हिम गिरना एक आसान बात है। अब में एक तरह से बर्फ के खंड यानी हिस्सा, खंडों यानी हिस्सों का अव्यवस्थित, कोई व्यवस्थित तरीका नहीं, कोई सुचारू नहीं, ढंग यानी तरीके से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। ग्लेशियर पूरी तरह से, नदियों का बर्फ गिरने से अक्सर बर्फ में हलचल, हरकत होती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान, जो चट्टान का अर्थ तो बड़ा पत्थर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा गिर जाता था, और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अन्य यानी अन्य किसी दूसरे कारणों से अचानक का अर्थ अकस्मात, प्राय का अर्थ अक्सर, जो खतरनाक, बहुत ही डेंजरस, डरावनी स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े, देखो, सीधे धरातल, जमीन पर दरार पड़ने का विचार, दरार यानी पूरी तरह से एक रेखा की तरह लंबा छेद होना, दरार जिसे कहते हैं, दरार पड़ने का विचार, और इस दरार का गहरा, बहुत अधिक गहरा नीचे तक, और चौड़ा यानी दूरी। हिम विदर का अर्थ भी छात्रों याद रखना, बर्फ में दरार पड़ना। हिम विदर याद रखना छात्रों, ये बर्फ में दरार पड़ना, हिम विदर का अर्थ में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था, बहुत भयावह था, डरावना का अर्थ। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और हमें इससे भी भयानक ये जानकारी थी कि संपूर्ण यात्रा में हिमपात लगभग 1 डजन आरोहियों यानी ऊपर चढ़ने वाले, और कूली, उन्हें मदद करने वाले दास सेवक को प्रतिदिन स्पर्श करता रहेगा, छूता रहेगा।
आगे देखो छात्रों, दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अधिकांश सामान को हम हिमपात, जहाँ पर हिम गिरता था, आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, डॉक्टर मीनू मेहता क्या कह रही है देखो, हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों यानी लाठी और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, आड़ी तिरछी जो बर्फ की दीवार है उन्हें बांधना, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में, और हमारा अग्रिम दल जो आगे गया है उन्होंने आगे चढ़ने के हिस्से के बारे में तकनीकी जानकारी, तकनीकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत से जानकारी दी। छात्रों, इस पर सवाल आता है कि मीनू मेहता ने इस चढ़ाई करने वाले दल को क्या जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक, जो बेस कैंप है, शिविर है, एक सामान ढोकर लाद कर, ढोना यानी अपने पीठ पर लाद कर चढ़ाई का अभ्यास, चढ़ाई की शुरुआत, चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, तय था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। एक बछेंद्री पाल की साथ में चढ़ाई करने वाली जिसका नाम है रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ पर्वत चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी जो वहाँ पर उपयोग आता है संपर्क के लिए, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। हम हर जानकारी हमारे आधार शिविर बेस कैंप दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए, हमें बताया कि हम पहुंच गए हैं जब हमने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कैंप 1 पर पहुंचने वाली यानी पहली बचेंद्री पाल और दूसरी रीता गोम्बू। आगे देखिए छात्रों, अंगोदर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। अंगोदर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए जगह वहां पर, और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। एक समाधान करने योग्य प्रगति का अर्थ छात्रों उन्नति थी। आगे देखते हैं छात्रों, जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, आधार शिविर, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तेनजिंग अपनी छोटी सुपुत्री यानी छोटी लड़की, उसका नाम है डेकी, के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने यह भी बताया, महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली जो साथ चलने वाले सेवक हैं, इनसे बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, नई सीखने वाली, नई पर्वतारोही नौसिखिया हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। एवरेस्ट चढ़ाई का यह मेरा पहला अभियान है जो मैंने इसके लिए, कार्य के लिए लिया है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तेनजिंग ने कहा मेरा भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। उन्होंने यह कहा था एवरेस्ट शिखर पर जाने के लिए इसे 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। और तेनजिंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी पर्वत में रहने वाली लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर
लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। देखो छात्रों, 15-16 मई को 1984 को जो सुंदर रंगीन नायलॉन के बना एक तंबू के कैंप में 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। जो आधार शिविर है, आधार स्थल है, इसमें 10 व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। यंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। जो मददगार शेरपा कुली। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं गहरी यानी पूरी तरह से एकदम शांति से घनी नींद में, गहरी का अर्थ घनी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। किसी सख्त यानी बहुत कड़ी चीज की टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। साथ में एक जोरदार आवाज धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है। तभी मुझे लगा एक ठंडी और बहुत भारी चीज मेरे शरीर से, यानी मैं तंबू में थी और मेरे शरीर पर से बहुत सारा बर्फ से मैं कुचलती जा रही थी। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और बर्फ मेरे सर के ऊपर आने के कारण मुझे श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो आगे देखो छात्रों, यह इस कहानी का सबसे एकदम साहसी पल है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड, एक बहुत बड़ा गोला बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। लोसे ग्लेशियर जो बर्फ की नदी या बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ का टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना हुआ था। बर्फ का समूह, हिमपुंज छात्रों याद रखना, बर्फ का समूह बना गया था। हिमखंडों, हिम के टुकड़े, बड़े बड़े हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने, बहुत बड़े विशाल का अर्थ समूह, पुंज का अर्थ ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, एक कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना, भीषण यानी डरावनी भयंकर गर्जना के साथ सीधी ढलान से, सीधी ऊपर से एकदम नीचे आते हुए, उतारू आने के लिए सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। उद्ध्वस्त, तहस नहस करना, उद्ध्वस्त कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। सचमुच वास्तव का अर्थ चोट यानी जख्म लगे थे। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। आगे देखो छात्रों, लोपसांग अपनी स्वीस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। जो लोपसांग अपनी एक वहाँ पर बर्फ साफ करने के लिए एक छुरी है, उससे हमारा रास्ता साफ करने में वे कामयाब, सफल, और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। तुरंत ही मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने प्रयत्न किया। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। थोड़ी देर होती मुझे बचाने में तो मृत्यु हो सकती थी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मेरे बड़े बड़े हिम पिंडों, बड़े बड़े हिम के टुकड़ों को मुश्किल से, कठिनाई से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े यानी मजबूत, सख्त जमे बर्फ की खुदाई की, खोद डाला और मुझे उस बर्फ की कब्र, मैं तो लगभग बर्फ की कब्र में ही थी, उससे मुझे निकाल बाहर खींच लाने में वे लोपसांग अपनी टीम के साथ सफल हो गए। आगे देखो छात्रों, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। जो सुरक्षा करने वाले दल का अर्थ समूह आ गए थे और 16 मई को प्रातः सुबह 8 बजे तक हम प्राय का अर्थ अक्सर सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। सुबह 8 बजे तक हम कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, जो मददगार था शेरपा, उसकी टांग की हड्डी, पैर की हड्डी टूट गई थी,
उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाए। उसे खुद एक स्ट्रेचर बनाया, उसे नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। खुल्लर के शब्द थे यहाँ पर कि यह इतनी ऊंचाई पर किसी की जान बचाने का कार्य एक जबरदस्त साहसिक था। साहसिक, बड़ा ही हिम्मतवान। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट यानी जख्म, घाव तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण आधार शिविर में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ घूम कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम डरी हुई थी? तो बचेंद्री जी ने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री जी ने कहा, नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मुझे कोई संकोच ही नहीं था, हिचकिचाहट। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, और एक कैंप का नाम बेस शिविर का साउथ कोल पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन मैंने महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। अगले दिन मैंने थोड़ा खाना, कुकिंग वाला गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी, जमा के इकट्ठे यानी। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, 1:30 बजे एक शेरपा बिस्सा आया। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। उसने मुझे चाय के लिए, मैं पानी गर्म करने लगी, वो देखा कि जय और मीनू अभी तक पीछे थे, कि जय और मीनू अभी तक बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही पर्वत की चढ़ाई करनी थी, एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, भारी सामान लेकर, और उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। वे चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए, दूसरे सदस्य मेरे पास है, उनकी मदद करने के लिए थर्मस, जहाँ पर जिसमें जूस रखा जा सके, और दूसरे को जो गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। वहाँ पर बर्फीला प्रदेश है तो बर्फीली हवा रहेगी। तंबू जो डेरा था, शिविर था, तंबू का अर्थ, बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी तो मेरी मुलाकात मीनू से हुई। मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। बाहर मीनू दिखाई दी, की और जय पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला, और मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे, जो पर्वत शिखर, उसे चोटी कहते हैं, उसके ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी। बड़े ही कृतज्ञता पूर्वक, बड़े ही आदर, आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता पूर्वक अर्थ है, चाय वगैरह पी। लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे और आगे जाने की रोकने की भी वे कोशिश करने लगे। मगर मुझे की से भी मिलना था, मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की ओर की को देखा। थोड़ा नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। यह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का, मुझे जब देखा तो वह की हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? और हक्का बक्का चकित होकर उन्होंने कहा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम, इतना बड़ा खतरा कैसे लिया बचेंद्री? ऐसा प्रश्न किया। तो आगे देखो उन्होंने क्या कहा। मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, पूरी तरह से मजबूती के साथ, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। पर्वतारोही का अर्थ छात्रों याद रखना,
पर्वत पर चढ़ने वाली पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ, इसलिए तो इस समूह में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे अपने दल की क्यों नहीं मदद करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। की हंसा और उसने जो चाय हो जूस हो इससे हमारी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना कीट ले जाने नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे अपना जो सामान है कीट नहीं ले जाने दिया। देखो यहाँ पर इस चित्र में भी देखो पर्वतारोही जो दिखाई दे रहा है। आगे देखो छात्रों, थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, वहाँ पर सुरक्षा बेहद आवश्यक है, सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जमीन पर, पृथ्वी पर अधिक कठोर जगह के नाम से ही प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया। वहाँ पर देखो पानी कहाँ, बर्फ पिघलाया गैस पर और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद, कुछ बिस्कुट खाए, चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया, नाश्ता यानी जलपान करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, अपने डेरे शिविर स्थल से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी जो एक शेरपा नेता, वो वहाँ पर था, दूसरा कोई नहीं था। अंगोदरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के वो पर्वत चढ़ने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। अंगदोरजी के इस कारण पैर ठंड पड़ते थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर पर्वत की और लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। रात्रि में शिखर कैंप जो सबसे ऊपरी स्थल पर कैंप बना है, नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर, उसी दिन पर्वत शिखर यानी चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। और उसे क्योंकि बिना ऑक्सीजन का वह चढ़ रहा था। आगे देखो छात्रों, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। क्या अंगदोर जी ने कहा क्या मेरे साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी यानी पर्वत शिखर तक जाना और वापस आना बहुत कठिन, दुर्लभ और श्रम साध्य, जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हो उसे श्रम साध्य कहते हैं, ऐसा होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो अंगदोर जी जो साथ चलने वाला उसके पैर ही ठंड पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था, उसे वापस आने का भी बहुत बड़ा खतरा था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था, मुझे फिर भी अंगदोर जी पर भरोसा था और साथ साथ मैं आरोहण का अर्थ ऊपर की ओर चढ़ना, चढ़ाई करना, आरोहण की क्षमता और कर्मठ था, पूरी तरह से कुशलता से कार्य पूरा करने वाला। कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, पूरी तरह से उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, आश्वासन दिया था और उनके बारे में मुझे पता था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था और पर्वत शिखर पर चलने के लिए अंगदोर जी के अलावा कोई चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, दिन थोड़ा ऊपर आगे बढ़ गया था, इन्हें सुबह काफ़ी हो गई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मंद मंद हल्की हल्की
हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। हल्की हवा में ठंड ज़्यादा थी। अब मैं अपने आरोही उपस्कर में, मैं अपनी आरोही, पर्वत चढ़ने वाला आरोही, पर्वतारोही उपस्कर, जो आरोही के लिए आवश्यक सामग्री उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। जो पर्वत चढ़ने वाले के लिए जो आवश्यक होता है उपस्कर, उपस्कर में मैं काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, बिना रस्सी के हमने चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंगदौर जी जो साथ में चलने वाले, वे बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं भी अंगदौर जी के साथ चलते चली गई, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। आगे देखो छात्रों, जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टाने, जमी हुई बर्फ की सरल, सीधी और ढलाऊ, ढलाऊ यानी उतारू, एकदम नीचे की तरफ चट्टाने, एकदम बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टाने, इतनी सख्त और भुरभुरी थी, इतनी कठिन थी, लेकिन वह भुरभुरी भी थी, चूरा चूरा होकर टूटने वाली, नाजुक भी थी। मानो शीशे की चादरें बिछी हो, ऐसा लगता मानो शीशा यानी कांच की चादरें वहां पर बिछाई गई हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। हमें बर्फ काटने के लिए, बर्फ तोड़ने के लिए एक फावड़ा था हमारे पास, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ा। और मुझे इतनी सख्ती से, सख्ती यानी मजबूती से फावड़ा चलाना पड़ा, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांतें काट सके। इतनी जोर से फावड़ा चलाना पड़ा कि जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े की दांतें यानी तोड़ने के लिए जो दांतें थी वे काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर, क्या कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, और ये एक साहसिक यात्रा वर्णन, इसमें ऐसा हो ही सकता है। तो खतरनाक स्थलों पर हर एक कदम अच्छी तरह से सोच समझकर हमने उठाया। आगे देखो छात्रों, 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर पर पहुंच गए। 2 घंटे के समय में हम शिखर पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। और मैं थक नहीं गई ऐसा कहा अंगदौर जी को, तो वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। इसके पहले वाला दल था, समूह था, शिखर कैंप पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए। और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम शिखर पर 1 बजे तक ही हम पहुंच जाएंगे, ऐसा ही अंगदौर जी ने कहा। आगे देखो छात्रों, लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। चाय पी और हम फिर चढ़ाई करने लगे। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। जो दल का सदस्य एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। लाटू बीच में चलने लगा। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, बैलेंस के लिए, संतुलन दोनों बराबर रखने के लिए उन्होंने पकड़े रखी थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक, लाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः एकदम सहजता के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा, 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा तुलना में लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। 4 किलो ऑक्सीजन लगना था, लेकिन लगभग 2.5 लीटर, 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा केवल मैं 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट दर से चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मेरा रेगुलेटर जो गैस के लिए नोब होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो नियंत्रित करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर होता है, जैसे उसने ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए भरना या बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। और सपाट लेकिन कठिन चढ़ाई भी अब मुझे आसान लग रही थी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन बढ़ाया था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। हवा की गति और बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके
भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। भुरभुरे शुष्क बर्फ के कण जो आसानी से उड़ने वाले, नाजुक बर्फ के, भुरभुरे यानी नाजुक बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दृश्यता, न दिखाई देना दूर का भी, शून्यता, एकदम बिल्कुल न के बराबर दिखना, शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, और अनेक बार देखा कि थोड़ी देर के बाद कोई ऊंचा चढ़ाई हमें करनी नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। जो उतारू जमीन थी, उतारू बर्फीला प्रदेश था, एकदम नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा, सांस रुक गई थी, विचार एकदम कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है, ऐसा विचार सामने एकदम चमक उठा। कौंधा की सफलता बहुत पास है, नजदीक। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। 23 मई, ध्यान से सुनना छात्रों, 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। कितनी आनंददायक, कितनी आश्चर्यकारक यह बात थी। आगे देखो छात्रों, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, कि एकदम शंकु यानी चोट, एकदम नोक, शंकु का अर्थ एवरेस्ट शंकु यानी एकदम, शंकु यानी नोक पर, चोटी पर, शिखर पर, शिखर की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए, लंबी सीधी ढलान, एकदम उतारू बर्फीला प्रदेश को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। सबसे पहले हमें बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई शुरू कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, अपने घुटनों पर बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का, ताज यानी मुकुट, एकदम ऊपरी हिस्सा, सर पर रखा जाने वाला जिसे ताज कहते हैं उसे मुकुट कहते हैं, नोक का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, बिना उठे मैंने, मेरे थैले में दुर्गा माँ का चित्र था, और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, मेरे साथ लाल कपड़ा लेकर आई, उनमें लपेटा। छोटी सी पूजा अर्चना की, छोटी सी पूजा की, आराधना की, अर्चना की, वंदना की, और इनको बर्फ में दबा दिया। माँ दुर्गा के चित्र को और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया, यानी गाड़ दिया, अंदर रख दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इतना मुझे आनंद हुआ कि मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। छात्रों देखो, हम अंतिम हिस्से की ओर चल रहे हैं। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता, रज्जू यानी रस्सी, और मेरे अगुवाई करने वाले नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैं नतमस्तक हुई, आदर भाव से झुकी। रस्सी और नेता अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, मेरा हौसला बढ़ाया था और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, लक्ष्य यानी ध्येय, मंजिल तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी, और वे बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई वे चढ़े थे, उन्हें मैंने बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया, उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाए, मेरे कानों में कुछ कहा। दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे, कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। उन्होंने फोटो लेने शुरू किए वहाँ की चढ़ाई के चढ़ने पर। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। लाटू ने हमारे नेता को, जो कर्नल खुल्लर है, इन्हें पहुँचने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया, मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। कर्नल खुल्लर, हमें जो कामयाबी मिली एवरेस्ट चढ़ने की, इससे बहुत
खुश थे, प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए, अनूठी यानी अनोखी, अद्भुत उपलब्धि यानी कामयाबी के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। बधाई यानी शुभ कामनाएं देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। गर्व छात्र, गर्व यानी नाज है, फक्र है। और तुम ऐसे संसार में वापस आओगी, और तुम यहाँ से जब जाओगी, ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए, तुम्हारे जो अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो देखो छात्रों, यहाँ पर बचेंद्री पाल जी ने जिस प्रकार एवरेस्ट की यात्रा, शिखर यात्रा एक बहुत ही कठिन प्रसंगों के साथ असफलतम पूर्ण की, इसके लिए उन्होंने जो जो वहाँ के दास, वहाँ के नेता, उस टीम के दल ने जो सहायता की, यह तो अद्वितीय है। लेकिन सबसे इसमें बचेंद्री पाल जी का यहाँ पर एवरेस्ट शिखर पर यात्रा पर जाना, यह एक अद्वितीय बेजोड़ साहस का यहाँ पर उदाहरण है। निश्चित ही आने वाले समय में जो पर्वतारोही है उनके लिए एक प्रेरणा भी है। छात्रों, आपने ज़रूर यहाँ पर यह एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह हमने बारीकी से यहाँ पर देखा, एक एक शब्दों को देखा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो निश्चित ही इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने समूह में मित्रों को भेजें। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।